नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आप ये ज़रूर देखें। तो अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि अगर आप बन जाएं वज़ीर आज़म, आप क्या करते हैं? मैं सारे बेईमानों को माफ़ कर दूंगा, वो खुद ही छोड़ देंगे बेईमानी, सबको आज़ाद करूंगा। 23 करोड़ की आबादी है, अगर रियासत मदीना बन गई तो 19 करोड़ के हाथ कटे हुए होंगे। And I think I like that. जी राउत, क्या अपडेट है जलसे की? मैडम आप फिक्र ही ना करें, जलसे की सारी तैयारी है। हर जगह पार्टी के परचम लग चुके हैं, मेरे सारे लड़के इसी काम में लगे हुए हैं। और पब्लिक का क्या? मुझे हर इलाके से अवाम चाहिए है दाऊद, कम से कम 1 से 1.5 लाख लोग। 10 लाख की प्रेडिक्शन दी है मैंने मीडिया को, समझ रहे हो ना? 10 लाख की प्रेडिक्शन। मैडम यही तो सारी परेशानी है, पहले हजार रुपए में पब्लिक आ जाती थी, मगर अब डबल पैसे मांग रहे हैं सब। मैंने शाहनवाज शाह साहब को बताया भी था, मगर इन्होंने बजट नहीं बढ़ाया। मम, हर बंदे को 2000 रुपए देने का मतलब जानती हैं आप? आगे इलेक्शन आने वाले, पार्टी के अपने भी खर्चे, खाना पानी, जलसे की तैयारियां, बिरयानी की देगें, ये सब कुछ भी तो देखना पड़ता है ना दाऊद। मॉम लिसन टू मी, आप मैक्सिमम लोग जमा करवाएं, मीडिया उसे 10 लाख ही अनाउंस करवाएगी, और मेरी 1-2 चैनल के सीईओ से भी बात हो गई है। अवाम तक वही न्यूज पहुंचेगी जो हम चाहेंगे। नो शाहनवाज शाह, नो। अवाम पहले की तरह बेवकूफ नहीं है, ये मीडिया का नहीं सोशल मीडिया का दौर है बच्चे। आप जितना किसी बात को छुपाएंगे वो उतनी ही जंगल की आग की तरह भड़केगी। अगर लोग 1 प्लेट बिरयानी और 1000 रुपए पे नहीं मान रहे तो वी हैव टू चेंज आवर स्ट्रेटेजी। वी हैव टू थिंक ऑफ समथिंग डिफरेंट। Sure. Please, let's put our heads together on this. क्या जरदारी का जादू चल गया? क्या मौलाना फजल रहमान आईनी तरमीम पर राजी हो गए? नवाज शरीफ ने लंदन जाने की तैयारी पकड़ ली, आखिर मौलाना फजल रहमान इतने अहम क्यों? हुकूमती जमातों की जानिब से बज़ाहिर 26 आईनी तरमीम के लिए पार्लियामानी अक्सरियत के हुसूल में नाकामी के बाद आईनी तरामीम की मंजूरी का मामला आर्जी तौर पर मुखर हो चुका है, और इस मामले पर सियासी जमातों से मशावरत के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को चुना गया है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या आईनी तरामीम के लिए क्या हुकूमत की कनपटी पर किसी ने गिनतानी हुई है? आरिफा नूर का कहना है कि सियासी जमातें शिकायत कर रही हैं कि उन्हें जो मसवदा मिला वो अलग है, तो ये शवाहिद इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कुछ दीगर कुव्वतें भी आईनी तरमीम के इस मसवदे पर काम कर रही है। लेकिन यह सवाल अब भी मौजूद है कि क्या आईनी तरमीम पार्लियामेंट के ऐवानों से मंजूर करवाना अब भी मुमकिन है? हुकूमत अदलिया को काबू में करने के लिए बहुत जतन कर रही है, लेकिन अभी ये पूरी तरह काबू में नहीं आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में काजी फाइज ईसा और इसका ग्रुप हुकूमत की हर मुमकिन मदद तो कर रहा है, लेकिन चूंकि काजी की रिटायर मिनट बहुत ही करीब है और हुकूमत को यकीन है कि अगर काजी गया तो हुकूमत की रुखसती भी यकीनी हो जाएगी। मौजूदा हुकूमत काजी और मुक्तदिर कुव्वतों के सहारे ही चल रही है, और ये बात मुस्लिम लीग नून पीपीपी दोनों अच्छी तरह समझ चुके हैं। इसलिए उनके लिए काजी का रहना इंतहाई ज़रूरी है। उन्हें अपने ओहदे पर बरकरार रखने के लिए हुकूमत आखिरी हद तक जाएगी, इसके लिए आइन की परवाह की जाएगी, ना कानून की। इस वक्त हुकूमत के पास चंद दिन ही हैं, और उन चंद दिनों से फ़ायदा उठाने के लिए आइन में तरमीम के लिए असेंबली का इजलास भी बुलाया गया, लेकिन हुकूमत कोई तरमीम न कर सकी क्योंकि असेंबली में उन्हें 2/3 अक्सरियत हासिल करने में नाकामी का सामना करना पड़ा। आइन में तरमीम के
लिए इन्हें एक बार फिर मौलाना फजल अर रहमान की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने फिर मौलाना के दर के चक्कर लगाने शुरू किए, लेकिन वो मौलाना की हिमायत हासिल करने में नाकाम रहे। बज़ाहिर तो ये दावा किया गया कि मौलाना ने तरमीम की हिमायत की हामी भर ली, लेकिन ऐसा ना हुआ। जरदारी, शहबाज शरीफ, बिलावल और दीगर ने बहुत मिन्नत तरले किए, लेकिन मौलाना ने उन्हें कोई वाज़ेह जवाब ना दिया और लगता है कि मौलाना फजल अर रहमान ने अब अपने साथ वादों की खिलाफ वर्जी का गिन गिन कर बदला लेने की ठान ली है, क्योंकि तरमीम में नाकामी के बाद हुकूमत ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, जिसको PTI के अलावा JUI ने भी मुस्तरद कर दिया और हुकूमत के खिलाफ बाकायदा तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। हुकूमत शहबाज शरीफ और मुक़्तदिर हलकों की अब भी ये कोशिश है कि किसी तरह मौलाना को मिना लिया जाए, जिसके लिए वो मौलाना को पुरकशिश मुराद की पेशकशियों के साथ साथ इमरजेंसी और मार्शल लॉ अशारिया की धमकियां भी मुसलसल दे रहे हैं। ताहम मौलाना उनकी चालों को समझकर ही अपनी मुहिम इसके मुताबिक चला रहे हैं। मौलाना की हुकूमत के खिलाफ होने का फ़ायदा PTI को भी हो रहा है और वो इस सूरत हाल से भरपूर फ़ायदा उठाने की भी कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग, हुकूमत और मुक़्तदिर हल्के भी परेशान नजर आ रहे हैं। यहाँ सवाल ये सामने आ रहा है कि मौजूदा हालात में 13 नशस्तूहे वाली जमात हुकूमत और तहरीक इंसाफ के लिए इतनी अहम क्यों है। जमीयत उलमाए इस्लाम फ़े के कौमी असम्बली में 8 जबकि सेनेट में 5 अराकीन है, लेकिन आईनी तरामीम ने पार्लियामेंट में 13 नशिस्तें रखने वाली जमात को बड़ी जमातों से भी ज्यादा अहम बना दिया है। हुक्मरां इत्तेहाद की कोशिश थी कि उन्हें इस आईनी तरमीम पर मौलाना फजल अर रहमान की जमात की हिमायत मिल जाए। अब याद रखना चाहिए, न मार्शल लॉ इनके काम आएगा, न इमरजेंसी इनके काम आएगी। इनके हाथ से इख्तियारात हालात निकल चुके हैं। इनको सारी पॉलिसियों पर असर न सोचना होगा। इस कीमत पर अब मुल्क नहीं चलेगा। और यह साफ कह दे कि जिस तरह हमने बंगाल को अलग करने के लिए सन 65 से हालात बनाए, बल्कि 58 से अयूब खान की हुकूमत आने के बाद, आज हम दोबारा 2 सूबों को मुल्क से अलग करने के लिए हालात बना रहे हैं। क्योंकि ये तो एक बंद नहीं है, अब सूबा है और बलूचिस्तान है। तो इस सारे सूरत हाल को गहरी नज़र से देखना होगा। जिस नज़र से वो ये देख रहे हैं उस रास्ते पर मंजिल नहीं है। बईरा कि तुम रवि ब तुर्किस्तान। अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात PTI चाह रही थी कि मौलाना फजल अर रहमान उनके मौक़िफ़ की हिमायत करें और अदलिया से मुताल्लिक़ आईनी तरमीम मंजूर न हो सके। रवां बरस आम इंतखाबात के बाद मौलाना फजल अर रहमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नाराज़ नजर आए। उन्होंने इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात आयद किए और पार्लियामेंट को भी जाली करार दिया। पाकिस्तानी सियासत पर गहरी नज़र रखने वाले तज्ज़ियाकारों का कहना है कि हुक्मरां इत्तेहाद के रहनुमाओं ने मौलाना फजल अर रहमान की जमात को हुकूमत साजी के वक्त नज़रअंदाज किया और मौलाना अब इस बात का बदला ले रहे हैं। एक तज्ज़ियाकार ने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में मौलाना की हैसियत बहुत कम हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में मकबूलियत बहुत कम हो गई है और उसकी वजह से हुक्मरां इत्तेहाद ने मौलाना फजल अर रहमान को हुकूमत बनाने के बाद अहमियत नहीं दी। हुकूमत बनाने के लिए PPP और नून लीग के नंबर पूरे थे और अगर इस्टेब्लिशमेंट साथ हो तो दोनों जमातें अकेले ही हुकूमत चला सकती है। अब चूंकि उन्हें आईनी तरामीम के लिए मौलाना फजल अर रहमान की ज़रूरत है तो हुक्मरां इत्तेहाद की जमातें उनके पीछे जा रही हैं, वरना इससे पहले उन्होंने जमीयत उलमाए इस्लाम को कोई लिफ्ट नहीं करवाई। मौलाना फजल अर रहमान जानते हैं कि हो सकता है इसके बाद फिर हुकूमत को किसी तरमीम की ज़रूरत ना पड़े और इसीलिए वो कोशिश करेंगे कि अपनी तमाम बातें मनवा लें। उनका मजीद कहना था कि मौलाना साहिब हुक्मरां इत्तेहाद को शर्मिंदा कर सकेंगे वो करेंगे, क्योंकि इन जमातों ने उन्हें शर्मिंदा किया था और नज़रअंदाज किया था। पाकिस्तानी सियासत पर कड़ी निगाह रखने वाले एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार हामिद मीर भी बातों से इत्तेफाक करते हुए नजर आते हैं। उनका दावा है कि मौलाना फजल अर रहमान के साथ आम इंतखाबात में ज़ियादती की गई थी और खैबर पख्तूनख्वा में इनकी जमात के लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए गए थे कि वो इंतखाबी जलसा भी ना कर सकें। उन्होंने कहा कि हुक्मरां इत्तेहाद ने हुकूमत की तश्कील के वक्त भी मौलाना फजल अर रहमान के साथ राब्ता नहीं किया था।
उन्हें बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है जैसे मौलाना फजल अर्रहमान को पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस के मामले पर इख्तिलाफ है, क्योंकि हुकूमत उन्हें आईनी अदालत का पहला चीफ जस्टिस मुकर्रर करना चाहती है। 1972 में मौलाना फजल अर्रहमान के वालिद मुफ्ती महमूद को खैबर पख्तूनख्वा साबिका सूबा सरहद का वजीर आला बना दिया गया था, जबकि उनकी जमात सूबाई असेंबली में तीसरी बड़ी जमात थी। 2018 के इंतखाबात के बाद सूबा पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला बना दिया गया, जबकि इस जमात के पास सिर्फ 10 सीटें थीं। जमात उलमाए इस्लाम के सरबरा मौलाना फजल अर्रहमान को अपनी अहमियत को अंदाज़ा है और उन्हें मालूम है कि अगर वो इस आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ देंगे तो ये तरमीम मंजूर हो जाएगी, और अगर उनकी जमात PTI के मौक़िफ़ की हिमायत करेगी तो फिर हुकूमत की जानिब से अदालती इस्लाहात के नाम पर लाई जाने वाली इस तरमीम को मंतौर करवाना एक ख्वाब ही बनकर रह जाएगा। पाकिस्तान के आइन में अब तक 25 मरतबा तरामीम हो चुकी है। आईनी तरमीम के लिए पार्लियामान के दोनों ऐवानों से 2/3 अक्सरियत दरकार होती है, यानी कौमी असेंबली में 2-2-4 वोट और सेनेट में 60 वोट। इस वक्त हुक्मरा इत्तेहाद में शामिल मुख्तलिफ सियासी जमातों के पास कौमी असेंबली में 2-1-4 अरकान की हिमायत हासिल है, जबकि 2/3 अक्सरियत के लिए हुकूमत को 10 मज़ीद वोट दरकार थे। जबकि इत्तलात के मुताबिक सेनेट में हुकूमत को 1 वोट की कमी का सामना था। उन नंबरों को पूरा करने के लिए हुक्मरा इत्तेहाद जमात उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल अर्रहमान से मुलाकातें कर रहे थे, जिनके पास कौमी असेंबली में 8 और सेनेट में 5 अरकान हैं। अगर मौलाना फजल अर्रहमान की जमात भी इस आईनी तरमीम की हिमायत कर देती तो फिर भी हुकूमत को 3 से 4 वोट मजीद दरकार थे, जिनके बारे में हुक्मरा इत्तेहाद में शामिल सियासी जमातों के अरकान कुछ भी बताने से गुरेज़ां थे। ताहम हालात पर नज़र रखने वालों का कहना है कि इसी कमी को पूरा करने के लिए PTI के अरकान को अगवा किया गया था। आईनी तरमीम में क्या है और हुकूमत को इस की ज़रूरत क्यों? वफाकी वज़ीर कानून के बकौल ऐसा इक़दाम अदलिया में इस्लाहात करने के साथ साथ ज़ेर इल्तिवा मुक़दमात फौरी निपटाने और आला अदलिया में चीफ जस्टिस समेत दीगर जजेस की तैनाती का पैकेज भी शामिल है। ताहम ताहाल सरकारी सतह पर उन तरामीम का मुसव्वदा जारी नहीं किया गया। ताहम हुकूमती आईनी तरमीमी नल में मजमूई तौर पर 4 तजवीज़ शामिल की गई हैं। इस नल में आइन के आर्टिकल 63A में भी तरमीम की तजवीज़ दी गई है, जिसके मुताबिक पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ किसी भी कानून साजी अब नल पर वोट देने वाले रुकन पार्लियामान का वोट गिनती में शुमार किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बिंदियाल ने 63A से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस पर अक्सरियती राय से ये फैसला दिया था कि पार्लियामानी लीडर की हिदायत के बरक्स कोई भी रुकन अगर पार्लियामानी कानून साजी में वोट देगा तो ना तो उनका वोट शुमार होगा बल्कि उनकी असेंबली की रुकनियत भी ख़त्म हो जाएगी। इस अदालती फैसले के खिलाफ हुकूमत ने नज़रसानी की अपील भी दायर कर रखी है, जिसको 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, लेकिन अभी तक ये अपील समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। इसके अलावा तरमीम में आईनी अदालत बनाने का भी जिक्र किया गया है, जिसमें सिर्फ आईनी मामलात ही भेजे जाएंगे और उसके साथ साथ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जजेस की तैनाती से मुताल्लिक पार्लियामानी कमेटी की फॉर्मेशन तब्दील करने की तजवीज़ भी है। आईनी नल में तजवीज़ दी गई है कि आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस की तकर्रुरी वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सदन पाकिस्तान यानी आसिफ अली जरदारी करेंगे, यानी अपनी हुकूमत बचाने के लिए इस बार तो तैनाती वज़ीर आज़म की सिफारिश पर होगी और फिर चूंकि उनकी हुकूमत नहीं होगी 3 साल बाद तो तैनाती फिर कमेटी करेगी। तरमीम में कहा गया है के बाद मुस्तकबिल में वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए 3 जजों के नाम कौमी असेंबली की कमेटी 3 सीनियर जजों के नाम चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 7 दिन पहले वज़ीर आज़म को भेजेगी। जजों की तकर्रुरी के लिए बनाई गई कौमी असेंबली की कमेटी 8 अराकीन पर मुश्तमिल होगी। कमेटी के अराकीन का इंतखाब भी कौमी असेंबली का स्पीकर पार्लियामान पार्टी की सीटों की तादाद को मद्देनजर रखते हुए करेगा। इसके अलावा आईनी अदालत के जज की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल तजवीज़ की गई है और इस अदालत के जज की तकर्रुरी 3 साल के लिए की जाएगी। हुकूमत का ये दावा है कि आईनी अदालत बनाने का मकसद लोगों को रिलीफ फराहम करना है। जजेस की तैनाती से मुताल्लिक मौजूदा सिस्टम में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी भी शख्स को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनात करने की मंजूरी देती है।
तो इसको हतमी मंजूरी के लिए आला अदालतों में तैनाती से मुताल्लिक कायम की गई पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया जाता है। इस कमेटी के अरकान ने मुतअद्दिद बार इस बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है कि इस ज़िम्न में उनका किरदार रबर स्टंप के बराबर है, क्योंकि अगर वो जुडिशल कमीशन की तरफ से भेजे गए किसी भी शख्स के नाम पर एतराज़ करते हैं तो उन्हें तहरीरी तौर पर कमीशन को इस बारे में आगाह करना होगा और उसके साथ साथ सबूत भी देना होंगे। ताहम उन एतराज़ात और सबूतों के बारे में हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट को ही करना है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए 3 नाम भेजे जाएंगे, जिनमें से एक जज को चीफ जस्टिस के ओहदे पर तैनात किया जाएगा, जिसकी मियाद 3 साल रखने की तजवीज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने वहाब अल खैरी की दरख्वास्त पर जो फैसला दिया था उसके मुताबिक सबसे सीनियर जज को ही मुल्क का चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। मुल्क की मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में इसका मुकम्मल तौर पर इतलाक नहीं हो रहा, जिसकी हालिया मिसाल लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की तैनाती है। सीनियरिटी में चौथे नंबर पर जज जस्टिस अदलिया नीलम को लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात किया गया था। आईनी तरमीमी बिल में हाई कोर्ट से अज खुद नोटिस लेने के इख्तियारात वापस लेने और एक हाई कोर्ट के जज का दूसरे हाई कोर्ट में तबादले करने की तजावीज़ भी शामिल हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ ने इन मुमकिना इस्लाहात की भरपूर मुखालफत की है। पाकिस्तान के ऐवान बाला यानी सेनेट में तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान का कहना है कि जो असेंबली मतनाज़ा हो वो कैसे आईनी इस्लाहात कर सकती है और न ही हुक्मरान इत्तेहाद के पास आईनी तरामीम लाने के लिए नंबर पूरे। उन्होंने कहा कि उनकी जमात तो खुलकर इस आईनी तरमीम की मुखालफत करेगी। इमरान खान जेल में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू के दौरान ये कह चुके हैं कि हुकूमत मुल्क के मौजूदा चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के लिए कानून साजी करने जा रही है और अगर ऐसा हुआ तो वो अपनी जमात को एहतजाज की कॉल देंगे। इस तरमीम के बारे में जस्टिस रिटायर्ड फैसल अरब का कहना था कि हुकूमत के बहुत से हसास मामलात सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा हैं और ऐसे हालात में आईनी पैकेज लाने से मुल्क में हालात मामूल पर आने की बजाय मजीद खराबी की तरफ जाएंगे। लेकिन यहाँ ये सवाल भी मौजूद है कि क्या आईनी तरमीम पार्लियामेंट के ऐवानों से मंजूर करवाना अब भी मुमकिन है। ताहम जब तक मौलाना इस गेम में उन हैं, इस वक्त तक इस तरमीम के हवाले से यकीनी तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। जबकि मीडिया से बात करते हुए मौलाना फजल अर रहमान ने कहा है कि वो हुकूमत की तरफ से पेश किए गए आईनी तरमीम के मसवदे को मुस्तरद करते हैं। उनका कहना था कि हुकूमत अब ये कह रही है कि उनका कोई है ही नहीं, लेकिन जो मसवदा फराहम किया गया वो किया था। मसवदा किसी को दिया गया और किसी को नहीं, ये क्या खेल था। लेकिन जो कुछ भी हमें दिया गया हमारे लिए वो किसी लिहाज से भी काबिल कबूल नहीं था। अगर हम इस तरमीम और मुसवदे पर हुकूमत का साथ देते तो कौम के साथ इससे बड़ी और कोई खयानत नहीं हो सकती थी। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के तहत आईनी अदालतों के क़याम के बारे में बात करते हुए साबिक वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि मिसाक जमहूरियत और PPP के मंशूर की रूह से इनकी जमात मुजव्वज़ा तरमीम में आईनी अदालतों के क़याम के हक़ में है। दूसरी जानिब सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि हमने नंबर के हवाले से कैलकुलेशन में गलती नहीं की, लेकिन हमसे आईनी तरमीम की मंजूरी के वक्त के तयन की कैलकुलेशन करने में गलती हुई। वो पुरुम्मीद हैं कि रवा महीने के इख्तिताम अक्टूबर के शुरू में आईनी तरमीम के बिल के मसवदे पर इत्तेफाक के बाद ये मामला हल हो जाएगा। 2006 में इंसान जमहूरियत हुआ था और इस आईनी तरमीम में मामलात आईनी अदालत के क़याम और जजिस की तकर्रुरी के तरीक़ाकार के गिर्द ही घूमेंगे। तुम हमें लाख ताने देते रहो, ये दकियानूसी मुल्ला और ये दकियानूसी मुल्ला 500 साल और 1000 साल हमें पीछे लेके जा रहा है। इन बातों में हम नहीं आएंगे क्योंकि हम तुम्हारे हराम मगज़ से वाकिफ़ हैं। और जंग जितनी आप चलाएं। इनका ख्याल है कि थक जाएंगे। इनको ये नहीं मालूम कि इन किताबों में, इन्हीं किताबों में लिखा हुआ है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल जिहाद मादिन इला यौमिल क़ियामा, कि इस्लाम के लिए जद्दोजहद और मेहनत और जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा। तो न थकने वाली उम्मत ये मुसलमान उम्मत है, उलमा की उम्मत है। तुम थक जाओगे, हम नहीं थकते। हज़रत ये सवाल क्यों आप करते हैं? मेरा तो दिमाग ख़राब कर लेते हैं आप लोग इस किस्म का सवाल करके। यानी आपका दिमाग और पूरे कौम का दिमाग और सियासतदानों का दिमाग जुमूद का शिकार हो गया है। यानी जो एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ जुल्म करे, जो गंद हमारे ऊपर मुसल्लत कर दे, जो ड्रामे हमारे साथ करे, तो उसके बाद फिर क्या होगा जी? फिर क्या होगा जी? ये कोई सवाल है जो हम कर रहे हैं? यानी पूरे कौम के दिमाग को आपने जुमूद के हवाले कर दिया है।
हमारे अंदर न सोचने की सलाहियत है, ना हमारे पास आइन है, ना हमारे पास रहनुमाई के लिए कोई कानून है, ना हमारे पास कोई इदारे हैं। सब कुछ मौजूद है, फिर एक इदारे की बालादस्ती क्यों? तो सूरत हाल आज ये है कि अमन अमान किधर है आपका? मगरिब के बाद आपके थाने बंद हो जाते हैं, मगरिब के बाद पुलिस चौकियां बंद हो जाती हैं, आपकी सारी पुलिस महफूज पनागाहों में चली जाती है और मुसल्लह ग्रुप जो है वो कंट्रोल ले लेते हैं पूरे इलाके का। क्या इस पर कभी गौर हुआ है? बस इलेक्शन है, बस अपनी मर्जी का ऐवान बनाना है, अपनी मर्जी की असेंबली बनानी है। किस लिए अपनी मर्जी की बनाते हैं? वोट तो उलमाए किराम फरमाते हैं शहादत है, कोई कहते हैं अमानत है, कोई कहते हैं बैअत है। तो यहाँ तो ना शहादत है, ना अमानत है, ना बैअत। बैअत मेरे नाम पर करते हैं, बक्सा खुलता है तो किसी और के नाम पर बैअत निकलाते हैं। अमानत आपके हवाले करते हैं, बक्सा खुलता है तो उसमें अमानत नाम की कोई चीज खयानत ही खयानत होता है। शहादत में सदाकत होती है, जो बक्सा खुलता है तो सदाकत का नाम निशान नहीं होता, शहादत मरी पड़ी होती। इस सारी सूरत हाल में हमें जरा बताए कहाँ हम खड़े हैं। बाजवा साहब फरमाया करते थे कि हमने बाढ़ लगा दिया है और अब कोई अफगानिस्तान न जा सकेगा न आ सकेगा। वो बाढ़ किधर है? उस बाढ़ पर जो अरबों रुपए खर्च हुए वो किधर हैं? कोई पूछ सकता है उनसे? और 30-40 हजार नौजवान यहाँ से कैसे गए उधर? 20 साल वहाँ लड़े, बाढ़ भी लग गया था, फिर वो उससे बढ़कर ताकतवर बनकर कैसे वापस आए? अफगानिस्तान से आप जरूर गिला करें कि हमने जिनको पकड़ा है, जिनको मारा है, उसमें अफगानी नेशनल भी हैं। बिल्कुल गिला करें आप उनसे कि उनकी सरजमीन से कैसे लोग इधर आए। उनसे कोताही हुई कि उन्होंने अपने सरहद पर उनको कंट्रोल नहीं किया। लेकिन आप भी तो सरहद पर बैठे हैं, आप क्यों नहीं रोक सके उनको? कैसे मुझ तक रसाई की और मुझ पर हमला कर दिया? कैसे आए और बाजौड़ में मैंने 80 लोगों की लाशें उठाई एक ही जलसे में? ये तल्ख वाकयात कोई हमें समझाए तो सही, क्या सियासत हो रही है? मेरे ख्याल में उसूल एक ही है, वही उसूल जो अमेरिका ने अपनाया है कि इस्लामी दुनिया में और कमजोर दुनिया में दहशतगर्दी और अस्करियत पैदा करो, और जहां पर कोई ऐसी अस्करियत पैदा होगी वहां पर अमेरिका को अपनी फौजें ले जाने का जवाब हासिल होगा। दहशतगर्दी उसकी जरूरत है। इस्लामी दुनिया पर अपनी गिरफ्त मजबूत करना, इस्लामी दुनिया में फौजें उतारना। आज तमाम अरब ममालिक के अंदर अमेरिकी फौजें मौजूद हैं, कहीं पर 5000, कहीं पर 3000, कहीं पर 2000, कहीं पर 1000, कहीं पर 500। कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है अरब दुनिया का कि जिसके अंदर उनके फौज मौजूद ना हो, जिनके समुद्र में उनके बेड़े मौजूद ना हो। पूरी इस्लामी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। क्या मतलब? मैं तो अमन के लिए जा रहा हूँ, इंसानी हुकूक के लिए जा रहा हूँ। कौन से इंसानी हुकूक? वो इंसानी हुकूक जो ग्वांटानामो में हमें नजर आए, जहां तुमने मुसलमानों को बरहना करके बंद कोठरियों में फेंका, जिनके बर्फ के तोदों के ऊपर उनको लिटाकर उनके ऊपर बैठकर सिगरेट पीते रहे। आज भी बगराम और शबरगान के उकूबत खाने उनके खून से लथपथ हैं, गवाहियां दे रहे हैं कि यहाँ क्या मजालिम किए उन्होंने। उनके सामने कुरान करीम की तजलील की गई। कोई है जो इस पहलू पर भी बात कर सके? बस ये दहशतगर्द, ये दहशतगर्द, ये दहशतगर्द, और उसके मुकाबले में उससे बढ़कर दहशतगर्दी हो रही है और कोई उनको रोकने वाला नहीं है, ना उसको कोई बात करने वाला है। इराक में क्या किया? अबू गरैब जेल में क्या जिंदा इंसानों पर नंगा करके उन पर कुत्ते नहीं छोड़े गए और कुत्तों से उनके जिस्म को नहीं नोचा गया? ये है उनके इंसानी हुकूक। इस्लामी दुनिया को तोड़ना, मुल्कों को तकसीम करना और इंसानी हक की बुनियाद पर वहां जाना। आज फिलिस्तीन में क्या हो रहा है? अक्टूबर से लेकर अब अप्रैल खत्म हो रहा है, 40,000 से ज्यादा गजा और खान यूनिस के मुसलमान शहीद हो चुके हैं। ये बच्चे हैं, ये खवातीन हैं, ये बेगुनाह शहरी हैं, ये जंगजू नहीं हैं। जंगजू से मुकाबला करो, वो आपके साथ लड़ने के लिए तैयार। सबसे ज्यादा बच्चे जो इन दिनों में शहीद हुए हैं वो गजा के। कोई मुसलमान है हुक्मरान जो उसके लिए कोई आवाज उठाए? और फिर अमेरिका और बरतानिया और यूरोप इंसानी हुकूक की बात करे, जिनके हाथों से इंसानियत का खून टपक रहा है, इंसानियत का खून टपक रहा है और इंसानी हुकूक का लंबरदार। मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं? हर तरफ खून ही खून, और हम उसमें जिंदगी गुजार रहे हैं। और अगर मुल्क के अवाम या अवाम के नुमाइंदे कोई किरदार अदा कर सकते हैं तो उसके इलेक्शन का यह हशर कर दिया जाता है जो हम देख रहे हैं। तो जरा इस हवाले से हमें अपनी तारीख को भी देखना चाहिए, हमें आने वाला मुस्तकबिल ठीक कर लेना चाहिए। यह क़ियादत का मसला है। मुल्क इस वक्त गैरत और बेगैरत के बीच में खड़ा है और वो अकेला आदमी है जो आपको खींच कर गैरत की ऑर्बिट में लेकर जाना चाहता है। अपनी गैरत को बचाने का वक्त बेगैरतों का एक टोला साफ नज़र आ रहा है, उसके खिलाफ जो खड़ा हो गया है। आज अगर आप उसका साथ छोड़ गए तो याद रखिएगा
आपके अभी कई नस्लें अपने अंदर गुजारा करती हैं।